इफ यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने कहानी की थी वो उसके पहले वाले लेक्चर का कंटिन्यूशन था, जिसमें हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस के लिए जनरल कैलकुलेशन करके देख रहे थे, स्टार्टिंग विद रिएक्टेंट्स ओनली। हम लोग डिफरेंट केसेस को हैंडल कर रहे थे कि एट इक्विलिब्रियम जब रीच करेगा देन व्हाट विल हैपन कि केसी क्यूसी के बराबर होगा, केपी क्यूपी के बराबर होगा, है ना। सो दैट मींस व्हाट आई वाज सेइंग कि इन सारे रिएक्शंस का कैलकुलेशन कैसे जनरल किया जाता है, क्योंकि उन सारे रिएक्शन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। सो इसलिए मैंने बोला उन सारे रिएक्शंस के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए आपको, वो कैलकुलेशन करना आना चाहिए। और वही कहानी हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में की है कि डिफरेंट केसेस, पहले गैस फेज होमोजेनस रिएक्शंस देखा जिसमें डेल्टा एन जी इक्वल 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, तीनों केसेस देख लिए, 4 रिएक्शन देख लिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने लिक्विड फेज का भी एक रिएक्शन देख लिया, फिर हेट्रोजेनस गैस फेज रिएक्शंस देख लिए, एक्वस फेज के रिएक्शंस हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में देखने वाले, ये भी बात मैंने बताई। तो ये कहानी पूरी हो गई कि जेनरिक कैलकुलेशन कैसे किया जाए। और लास्ट क्लास के एंड में मैंने इंडिकेट किया था कि आज के क्लास में क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शंस। और मैंने वहां पर इंट्रोडक्शन जो पहला लेक्चर लिया था उसी समय बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस को अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों डायरेक्शन से हो रहे हैं तो जरा सा कंफ्लिक्ट आता है माइंड में बिटवीन 2 चैप्टर्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है तो जस्ट रिवर्स डायरेक्शन शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन से कैसे प्रोसीड कर सकता है, मतलब अगर तुमने N2 और H2 एक कंटेनर में डाला तो NH3 बनाएगा, अगर तुमने उसी कंटेनर में NH3 डाला तो वो भी N2 और H2 बनाएगा। ये दोनों चीजें स्पॉन्टेनियसली क्यों हो रही है, पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि अगर स्पॉन्टेनियसली हो रहा है ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, बीच के किसी कंपोजिशन पे आके क्यों रुक रहा है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिलेगा आज के सेक्शन में। देन वी विल प्रोसीड विद द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला, जिसमें देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वालिटेटिव रिजल्ट्स, ठीक है। तो दैट इज आवर टॉपिक ऑफ द डे। वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। सो इस सेक्शन में जो हम लोग करने वाले हैं वो समझने वाले हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस दोनों डायरेक्शन से क्यों मूव कर रहे हैं स्पॉन्टेनियसली। अगर तुमने NH3 रखा तो भी N2H2 स्पॉन्टेनियसली बन रहा है, अगर तुमने N2H2 रखा तो NH3 स्पॉन्टेनियसली बन रहा है। वो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि ये स्पॉन्टेनियसली मान लो किसी भी एक डायरेक्शन से प्रोसीड कर रहा है तो कंप्लीशन तक क्यों नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ जानना याद रखना जरूरी है। सेकेंड लॉ में हम लोगों ने 2 टाइप के वर्जन पढ़े थे। एक इंट्रोपी के टर्म में पढ़ा था कि अगर यूनिवर्स की इंट्रोपी बढ़ रही हो किसी प्रोसेस या रिएक्शन में तो वहां हम लोग बोलेंगे कि प्रोसेस या रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ेगा। दैट वाज वन पॉइंट। दूसरा हम लोगों ने बोला था रिएक्शंस आर कंसीडर्ड टू बी परफॉर्म्ड एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एट अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम लोगों ने स्पॉन्टेनिटी का एक दूसरा क्राइटेरिया निकाला था और बोला था फ्री एनर्जी अगर डिक्रीज हो रहा हो सिस्टम का, एंट्रोपी में यूनिवर्स बोलना पड़ा। जब फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सिस्टम से काम चल जाएगा। At a given temperature and pressure, अगर free energy of the system is decreasing, then the process is spontaneous. Clear है point? ये सेकेंड लॉ था, उसी को आज यूज करने वाले और उसी से ये देखने वाले कि यहाँ पे क्या हो रहा है जो पिछले चैप्टर में नहीं हुआ। इज इट क्लियर अभी तक जो बताया? अब आगे बढ़ते हैं। सो अगर ये लॉ क्लियर हो गया है, अब समझो कि एक रिएक्शन किसी भी एक डायरेक्शन, मतलब एक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन लिख दो तो मैं लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट बोल रहा हूँ, राइट साइड को प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। ये मैंने पहले क्लास में बोला था केमिकल इक्विलिब्रियम के कि जब रिप्रेजेंटेशन लिख देते तो वी नीड टू कॉल समथिंग एज रिएक्टेंट एंड समथिंग एज प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में रिएक्शन के जिसको लिखा है उसको रिएक्टेंट बोलता हूँ, राइट साइड वाले को प्रोडक्ट बोलो। तो मान लो तुमने अगर रिएक्टेंट से स्टार्ट किया वो स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाके रुक जा रहा है, विच इज नॉट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, इट इज एन इंटरमीडिएट कंपोजिशन, है ना। वैसे ही अगर तुम प्रोडक्ट से भी स्टार्ट करोगे अगेन यू विल नॉट बी रीचिंग एट द रिएक्टेंट्स ओनली, यू विल हैव अ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड व्हिच इज द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, वहीं तक जाके ये रुक रहा है। तो ये कंप्लीशन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, इस चीज को अगेन लॉ वाज वैलिड, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज आर यूनिवर्सल लॉज। तो अब थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में समझते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब क्या हो रहा है और थर्मोडायनेमिकली वो इक्विलिब्रियम स्टेट में ऐसा क्या है कि वहीं पे जाके। तो इसको समझो, मैंने अभी जस्ट बोला था कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स शुड बी इंक्रीजिंग ड्यूरिंग अ प्रोसेस, तभी वो स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसका मतलब है एंट्रोपी बढ़ तो रही होगी अप टू इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, लेकिन उसके बाद गिरने लगी होगी।
क्लियर है ना पॉइंट? अगर रिएक्टेंट से चलो तो भी, प्रोडक्ट से चलो तो भी, इसी यही तो लॉ बोलता है। और दूसरी चीज क्या है, अगर फ्री एनर्जी के टर्म में बात करें तो बोला था स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन विल बी दैट वन इन विच फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब है फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम कम हो रहा होगा, रिएक्टेंट से चलो या प्रोडक्ट से चलो, बट अप टू इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ओनली, उसके बाद बढ़ने लगा होगा, इसलिए तो आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्लियर है पॉइंट दोनों? अब इन दोनों को अगर कंक्लूड करें तो कैसे हम लोग बोलेंगे? फिर से मैं बोल रहा हूं, आई एम रिपीटिंग इट। क्या मैंने बोला कि सेकेंड लॉ बोलता है कि जब तक इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बढ़ता रहेगा, प्रोसेस या रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब है प्रोसेस या रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियसली टिल इक्विलिब्रियम स्टेट ही बढ़ रहा है, इसका मतलब है वहीं तक इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बढ़ रहा होगा या वहीं तक फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम कम हो रहा होगा। क्लियर है पॉइंट? रिएक्टेंट से चला तो भी, प्रोडक्ट से चला तो भी। इज इट ओके? दूसरा, अगर मान लो हम लोगों ने बोला कि यहां पे सेकेंड लॉ ये बोल रहा है कि तुम्हारा कि इंट्रोपी बढ़ते बढ़ते स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में इंट्रोपी बढ़ रही है और एंड में कहीं पर ये रुक रहा है, तो उसके ठीक बाद अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स मस्ट बी मैक्सिमम वहां पे हो जाएगा ना। क्लियर है? इक्विलिब्रियम कंपोजिशन पे तभी तो दोनों डायरेक्शन से बढ़ रहा है, बट वहीं पे जाके आगे की कहानी नीचे गिरती हुई दिख रही है। सिमिलरली फ्री एनर्जी के टर्म में बात करें, फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम के टर्म में अगर बात करें, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पे मिनिमम हो जा रहा होगा, तभी तो उसके पहले से चला तो भी डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद से चला तो भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता नहीं, क्योंकि उसके बाद इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि मिनिमम के आगे या पीछे जाओ तो इंक्रीमेंट मिलने लगता है ना। इज इट ओके? चलो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग पॉइंट बना के लिख लेते हैं और फिर ग्राफ से भी इसको समझ लेंगे ना। तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स लिख जाता हूँ, कहीं डाउट रहेगा तो पूछ, ठीक है? एक एक करके सारे पॉइंट्स लिख जाते हैं। फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम मिनिमम होगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट एंड इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स मैक्सिमम होगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यही कंक्लूड किया ना। तो पहले जेनेरिक पॉइंट लिख लेते हैं कि सेकंड लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन किसको बोलते हैं, देन रिवर्सिबल रिएक्शन वो कहां वैलिड बैठता है, फिट बैठता है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बता रहा है, अब एक रिएक्शन एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ही गया है, इसका मतलब वहीं तक इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बढ़ रहा था, वहीं तक फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम कम हो रहा था। फर्दर इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कम होने लगा होगा एंड फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ने लगा होगा, इसलिए रिएक्शन उससे आगे, उस एक्सटेंट से आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना। तो सेकंड पॉइंट, चलो जी पहले तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लो और उसके बाद फिर हम लोग इसको रिवर्सिबल रिएक्शन के कंटेक्स्ट में यूज करेंगे, ठीक है? पहले दोनों पॉइंट लिख लो, पढ़ लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये सेकेंड लॉ ही है जो हम लोगों ने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स। गौतम तुमने पूछा है जी सिस्टम क्यों, तो तुमको रेफर करना पड़ेगा वापस से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद करो वहां पे हम लोगों ने बात की थी कि जब हम लोग सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ इंट्रोपी बात करते हैं तो इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स मस्ट बी इंक्रीजिंग फॉर स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्री एनर्जी, तो फ्री एनर्जी का सिस्टम का ही सिर्फ सफिशिएंट हो जाता है टू गिव द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, बट इट इज हैविंग अ कंडीशन दैट इज एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो तुमको रिवाइज करना पड़ेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक बार जाके देख जाओ, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, सेम जो बोला है वही सीखोगे, लेकिन एक बार देख जाओ अगर कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया तो, या फिर याद नहीं। सो हम ऐसे ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी इज ए मैथमेटिकल टर्म, स्पॉन्टेनिटी इज क्वालिटेटिव टर्म, है ना? स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है एंट्रोपी से, और स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर है, ये न्यूमेरिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा कोई टर्म ही नहीं है, बिकॉज स्पॉन्टेनिटी इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टर्म, है ना? हाँ, इन जनरल क्वालिटेटिव वे में बोल सकते हो सिंपल की इंट्रोपी बढ़ रही है अगर यूनिवर्स की, तो स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस या रिएक्शन। लास्ट पॉइंट क्या मैंने बोला कि कोई रिएक्शन अगर एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ही स्पॉन्टेनियसली बढ़ रहा है, पहुंच रहा है, और उसके बाद वो आगे फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां उस पर्टिकुलर एक्सटेंट तक तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बढ़ा होगा, उस पर्टिकुलर एक्सटेंट तक तो फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम कम हुआ होगा, लेकिन उसके ठीक बाद एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कम होने लगा होगा और उसके ठीक बाद फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ने लगा होगा, है ना? यही तो बात की हमने। क्लियर पॉइंट?
दैट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी की स्पॉन्टेनियस तभी तक रहेगा जब तक कि फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो एंड एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बढ़ रहा हो। तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक कोई चीज जा रही है तो इसका मतलब उसके बाद फर्दर प्रोग्रेस इज डेफिनेटली कॉजिंग डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स एंड इट इज कॉजिंग इंक्रीज इन द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो अब यही पॉइंट समझ में आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अभी हो गया होगा ना सब लोगों का। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन तक नहीं पहुंचता है, एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ही रहता है एंड वो दोनों डायरेक्शन से स्पॉन्टेनियस है। इन दोनों का रीजन यही रहा है कि इक्विलिब्रियम कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट जो है, वहां तक डेफिनेटली दोनों डायरेक्शन से फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज हो रहा होगा, तभी तो वहीं तक जाकर नेट प्रोग्रेस जो होता है वहीं तक होता है। क्लियर है ना सब लोगों को। अब वही पॉइंट लिख लेते हैं एक बार। सो थर्ड पॉइंट इज अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन में ये जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है वो कहां फिट बैठता है। सो वी कैन से क्लियर है पॉइंट, डेफिनेटली अगर इक्विलिब्रियम स्टेट तक ही स्पॉन्टेनियस हो रहा है एंड बोथ डायरेक्शन से हो रहा है, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम कंपोजिशन जो है दैट इज रिजल्टिंग मैक्सिमम एस यूनिवर्स, दैट मींस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंड इट इज कॉजिंग मिनिमम फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसको चलो ग्राफ से समझ लेते हैं फिर नोट कर लेना। तो अगर हम लोग किसी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन दो तरह के प्रैक्टिकल केसेस आ सकते हैं। केस वन है कि रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट से ज्यादा हो, रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी प्रोडक्ट से कम हो। तो मान लो अगर हम लोग जी ऑफ सिस्टम की बात करें तो पहला केस ये है कि रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी ज्यादा हो एंड प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी कम हो। जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा देख के हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा जी निगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ना। यही तो सीखा था ना कि डेल्टा जी निगेटिव हुआ तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। लेकिन यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये डेफिनेटली वहां जो बताया गया था ना वो सारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए बताया गया था। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर पूरा कंप्लीट हो तो स्पॉन्टेनियस है, तो उल्टा डायरेक्शन जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन जब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये कहानी यहां से चली होगी या फिर यहां से चली होगी, बीच के किसी कंपोजिशन पे यू मस्ट बी गेटिंग मिनिमम फ्री एनर्जी, तभी तो प्रोडक्ट से स्टार्ट करके भी यहां तक पहुंच पा रहे हैं एंड रिएक्टेंट से स्टार्ट करके भी यहां तक पहुंच पा रहे हैं ना। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन जहां पे जी ऑफ सिस्टम जो है वो मिनिमम है, जहां पे जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम। और जी ऑफ सिस्टम मिनिमम हो तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, डी ऑफ जी मतलब स्लोप देखो जीरो हो जाएगा ना अगर मिनिमम मिलता है तो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं एंड विल गेट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट ओनली। इसका मतलब है रिएक्टेंट से स्टार्ट करके इक्विलिब्रियम स्टेट तक यू आर गेटिंग स्पॉन्टेनिटी बिकॉज फ्री एनर्जी देखो गिर रहा है। बट प्रोडक्ट से स्टार्ट करके भी अगर स्पॉन्टेनिटी मिलती है इसका मतलब प्रोडक्ट से स्टार्ट करके भी फ्री एनर्जी कम होनी चाहिए एंड दैट इज लॉजिकल इफ यू कंसीडर मिनिमम फ्री एनर्जी एट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, है ना। अभी तो इधर से भी स्टार्ट करके देखो फ्री एनर्जी फॉल हो रहा है, यहाँ से भी स्टार्ट करके फ्री एनर्जी फॉल हो रहा है, लेकिन फर्दर प्रोग्रेस अगर करना चाहोगे तो देखो फ्री एनर्जी बढ़ने लगी है ना, इसलिए यहीं तक आके रुक रहा है। वैसे प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम स्टेट तक आके वहां तक तो स्पॉन्टेनिटी मेंटेन है, लेकिन आगे अगर बढ़ना चाहोगे तो देखो फ्री एनर्जी इधर बढ़ने लगा है ना। सो दैट्स व्हाई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कहीं से भी स्टार्ट करो ओनली अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, उसके बाद फर्दर प्रोग्रेस विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। इज इट ओके। सो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ जी सिस्टम अगर मिनिमम है तो मिनिमा जहां होता है वो स्लोप जीरो होता है, तो जी सिस्टम जो होगा दैट विल बिकम जीरो। और इसी का फाइनाइट फॉर्म हम लोग लिख देंगे तो यहाँ पे डेल्टा जी विल बिकम जीरो, फाइनाइट। क्लियर पॉइंट। अब इसी को अगर हम ग्राफ देखें एंट्रोपी ऑफ रिवर्स,
तो अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फ्री एनर्जी गिरती हुई दिख रही है नेट, तो एंट्रोपी ऑफ बढ़ रहा होगा। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कि रिएक्शन अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट तक ही जाता है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम स्टेट पे यू आर गेटिंग मैक्सिमम ऑफ यूनिवर्स की एंट्रोपी है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस कंपोजिशन इज द, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, एंड यहाँ पे क्या होगा अगेन, S of universe will be maximum, जिसका मतलब है ds of universe must be 0। इसका फाइनाइट फॉर्मूला है डेल्टा एस यूनिवर्स। ठीक है, देख लो एक बार, कहीं भी डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज नोट कर जाओ। dg या ds लिखने का मतलब है डिफरेंशियल चेंज इन फ्री एनर्जी। तो यहाँ पर देखो स्लोप जीरो है, तो इसका मतलब डिफरेंशियल चेंज एट दिस प्लेस पे भी जीरो है ना। फाइनाइट फॉर्म क्या कर दिया, उसी डिफरेंशियल को इंटीग्रेट कर, वहां नेट चेंज भी जीरो रहेगा ना। डी हट गया और डेल्टा आ गया, तो उसी को फाइनाइट फॉर्म बोल दिया। ओके, मैंने बोला कि ये दोनों सेम केस के ही दो अलग अलग पार्ट हैं। एक बार उसी चीज को बताया फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम के टर्म में, और दूसरी बार बताया एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स के टर्म में। ठीक है, तो एक ही केस के दो पार्ट हैं, दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन। चलो हो गया ना अभी सब लोगों का। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, जस्ट हो सकता है रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी कम हो और प्रोडक्ट की ज्यादा हो, फिर भी इक्विलिब्रियम कंपोजिशन विल हैव मिनिमम फ्री एनर्जी। दूसरे केस में हो सकता है इस बार रिएक्टेंट का इज कॉजिंग मोर एंट्रोपी इन यूनिवर्स एंड प्रोडक्ट इज कॉजिंग लेस एंट्रोपी इन यूनिवर्स, स्टिल इक्विलिब्रियम कंपोजिशन विल गिव यू मैक्सिमम एंट्रोपी फॉर द यूनिवर्स। बस इतना ही चेंज कर। सो दिस इज सेकंड केस। हाँ जी, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन एग्जैक्टली दो अलग अलग रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, बट आई एम सेइंग कि इक्विलिब्रियम कंपोजिशन बीच में कहीं होगा एंड उसमें फ्री एनर्जी डेफिनेटली यहाँ भी मिनिमम होगी, है ना, एंड उसमें एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स डेफिनेटली मैक्सिमम। ग्राफ मैंने सुविधा के लिए एक ही जगह रख दिया, दो डिफरेंट के लिए डिफरेंट कंपोजिशंस हो सकते हैं, बट स्टिल द रिजल्ट व्हिच विल बी वैलिड इज कि जी ऑफ सिस्टम, दैट मींस फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, विल बी मिनिमम एट इक्विलिब्रियम कंपोजिशन एंड एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल बी मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्वालिटेटिव पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें तुमको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है, तो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट दे सकता है इसी तरह की एस यूनिवर्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा इक्विलिब्रियम कंपोजिशन पे, जी ऑफ सिस्टम मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन पे। दूसरा एक ग्राफ बताए जा सकते हैं, ग्राफ पूछे जा सकते हैं ना, तो ऑलरेडी तुम्हारे पास ये दोनों पॉइंट है। तीसरी चीज जो आती है विच विल बी वेरी फ्रीक्वेंट इन योर एग्जाम, दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो उस पार्ट को हमने डिस्कस, दैट इज आल्सो अंडर द टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर भी डेल्टा एच वगैरह तुमको दिखेगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी का पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स। सो नाउ एक फॉर्मूला है, वो बताता है कि डेल्टा जी डिफरेंट कंडीशंस के साथ कैसे वैरी करता है। वहां से हम लोग स्टार्ट, दिस इज द फॉर्मूला जिसमें हम लोग पता करते हैं कि अगर तुमने कंडीशन स्टैंडर्ड रखा तो डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट, बट इफ यू हैव चेंज द कंडीशन, दैट मीन स्टैंडर्ड स्टेट में अगर चीजें नहीं है तो Q विल बी डिफरेंट फ्रॉम वन, एंड दैट्स व्हाई डेल्टा जी विल बी डिफरेंट फ्रॉम डेल्टा जी नॉट। तो कंडीशंस वेरी कराने से डेल्टा जी कैसे वेरी करता है वो ये फॉर्मूला देता है। इसका प्रूफ आता है dg इक्वल्स v dt माइनस एस dt, जैसा एक फॉर्मूला दिया था, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो ये जीरो हो जाएगा, और फिर यहाँ से कैरी करके इसको प्रूव किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला प्रूव करने को तुमको कोई नहीं देगा, तो इसमें नहीं जा रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला में चीजें क्या क्या है, तो Q जो है दैट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, और ये रिएक्शन कोएफिशिएंट जब लेंगे तो कौन सा लेना है, तो नॉर्मली गैस फेज के लिए इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड वी टेक QP,
क्योंकि ये गैस फेज के लिए डिफाइन किया गया, गैस फेज के लिए आया है। लेकिन बाद में देखा गया कि एक्वस सॉल्यूशन के लिए भी इफ यू टेक क्यू की जगह क्यू सी, प्रैक्टिकली इट इज वैलिड। बहुत ज्यादा फर्क या बहुत ज्यादा हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, टेक क्यूपी फॉर गैस फेज रिएक्शन if nothing is specified, okay, and aqueous phase reactions के लिए तुम इसको QC ले सकते हो, it can be taken as QC for aqueous phase। तो ये हो गई कहानी क्यू की, रिएक्शन कोशेंट की। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है रिएक्शन कोशेंट क्या है, कैसे पता करेंगे किसी भी दिए हुए रिएक्शन के। ये सिंपली टेंपरेचर इन केल्विन, आर वी नो दैट इज गैस कांस्टेंट। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। इसका मतलब है दिस इज फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या थे, जितने भी गैसेस कंपोनेंट है उनको 1 एटीएम पे रहना चाहिए। एक्वस की अगर बात करें तो 1 एम मोलरिटी होनी चाहिए, है ना। और अब अगर पूछते डेल्टा जी क्या है, तो इट इज अंडर द गिवन कंडीशन एट विच यू हैव रिपोर्टेड द क्यू, है ना। 1 एटीएम की जगह अगर 2 एटीएम दे दिया, 0.5 एटीएम दे दिया, तो क्यू का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा और उसके हिसाब से डेल्टा जी कितना आएगा वो बताइए। ठीक है, नोट कर जाओ इस फॉर्मूला को। इसी फॉर्मूला से आगे बढ़ेंगे, पूरी कहानी आज की बची हुई इसी फॉर्मूला पे बेस्ड। इसकी जरूरत नहीं कि ये कहां से आया, ये तुमसे नहीं पूछ के जाना है, इसको नोट कर जाओ। चलो जी, अब इसको यूज करते हैं ना। अब हो गया सबका, इसी फॉर्मूला को अब यूज करके देखते हैं। सो व्हेन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, सो डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एम क्यू। अब इस फॉर्मूला में हमारे पास एक डेटा पॉइंट है, वो डेटा पॉइंट है इक्विलिब्रियम स्टेट। फॉर्मूला यही है, but at equilibrium we know something which will be useful in this formula. So at equilibrium state हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी 0 होता है ना, अभी जस्ट देखा था। एंड दूसरी चीज जानते हैं कि क्यू जो होता है ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है ना, उसको के लिख रहा हूं, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, यही तो पता है ना। अब इन दोनों को हम लोग रख दें इसमें, क्योंकि एक जनरल रिजल्ट है जिसमें कोई भी डेटा रखा जा सकता है। एक पर्टिकुलर कंडीशन पे क्यू का वैल्यू एंड उसी पर्टिकुलर कंडीशन पे डेल्टा जी रख दिया, तो देखो के और डेल्टा जी नॉट रिलेट कर सकते हैं। तो वी गेट अ फॉर्मूला के फॉर के इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी, है ना। सो एट इक्विलिब्रियम स्टेट ये मिला, तो इसमें अगर इसको रख दे तो देखो क्या लिखेंगे, 0 विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के लिख सकते हैं ना। यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है ना यहां तक? ओके, नाउ अब देखो इसी को आगे बढ़ा देते, तो देखो क्या हो गया, माइनस डेल्टा जी नॉट इक्वल्स आर टी एल एन के हो गया। एल एन के इज नथिंग बट माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी हो गया ना। ये देखो फॉर्मूला बन गया। इसी को चाहे तो ई रेज टू में अगर लिखोगे तो ए विल बिकम ई रेज टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। ई इज एक्सपोनेंशियल है, अप्रोक्सीमेटली 2.7 वैल्यू। ओके, तो ये एक चीज आ गई। लेकिन इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, डेल्टा जी इज नथिंग बट डेल्टा जी नॉट इज नथिंग बट डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। हम लोग इसी में डेल्टा जी नॉट की जगह डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट लिख देंगे। ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि एल एन के विल माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक कर लो, देखो क्या आ रहा है, ln k will be minus delta h naught upon rt एंड यहाँ प्लस हो जाएगा, टी देखो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एस नॉट अपॉन आर आ जाएगा। तो यहीं से ये फॉर्मूला दे दे रहा है आपको। तो फॉर्मूला क्या हो रहा है, दैट इज रिलेटिंग के विद टेम्परेचर।
सेकेंड लास्ट स्टेप क्या किया, डेल्टा जी नॉट की जगह सिर्फ ये रख दिया, ये डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट है ना, ये तो पढ़ा था ना थर्मोडाइनमिक्स में, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, बस ये रखना था। अब यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया कि ln k इज नथिंग बट माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर इनटू 1 बाय प्लस डेल्टा एस नॉट बाय आर, है ना, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी में हम लोग एक और वेरिएशन कर सकते हैं, वो क्या है कि इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे तो इधर 2.303 आएगा, उसको राइट साइड लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, दिस थिंग इज माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर इंटू 1 बाय टी प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। Is it okay? Okay, I'll repeat everything. यहाँ पर इस फॉर्मूला से हम लोगों ने स्टार्ट किया और बोला इक्विलिब्रियम स्टेट पे दो चीजें होती है, डेल्टा जी जीरो होता है, क्यू का वैल्यू के बराबर होता है ना, एट इक्विलिब्रियम के इक्वल्स क्यू करते रहे हम लोग। सो डेल्टा जी जीरो एंड क्यू इक्वल्स के रख के इस फॉर्मूला में देखो एल एन के और डेल्टा जी नॉट रिलेट हो गया विद टेम्परेचर। तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की जगह हम लोगों ने जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, उसको रख दिया और उसी को आगे बढ़ा के सॉल्व कर दिया। ऐसा सॉल्व करने से वी हैव गॉट दिस फॉर्मूला, इसी में ln k को मैं log में कन्वर्ट करूंगा तो 2.303 यहाँ आएगा, उसको मैं राइट साइड लेंगे और ये फॉर्मूला बन गया। So these are the two formulas which we are going to use in the remaining part of the lecture. कहीं डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज नोट कर लो। अभी क्लियर ना राधा? चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ जी, बस फॉर्मूला ही यूज करना है, इसमें डेरिवेशन भी तो कोई नहीं पूछने वाला आपसे। अब ये देखो ना, ln k इक्वल समथिंग है तो उसका बेस e होता है, तो ln ऑफ a इज b, तो a इज इक्वल टू e रेज टू b लिख सकते हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो यही दोनों फॉर्मूला आपके काम का है बेसिकली, और इसी को अभी यूज करेंगे हम लोग बार बार, देखो ना आगे हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं। ये जो तुमने पूछा है ना, तुम्हें बता देता हूँ एक रिजल्ट। मान लो किसी ने लिखा ln a इक्वल्स b, इसका मतलब होता है a इक्वल्स e रेज टू, लॉग में भी ये रिजल्ट वैलिड है, ये फॉर्मूला वैलिड। अभी क्लियर है देविशी? अब क्वेश्चन इस फॉर्मूला से डायरेक्टली हो सकते हैं या फिर इससे कई बार ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी हम लोग फॉर्मूला तो ऑलरेडी आ चुका है, इससे रिलेटेड ग्राफ देख जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इस दोनों फॉर्मूला को यूज करना सीखते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ के लिए पहले तो दोनों फॉर्मूला को एनालाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर तो इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे डिफरेंट केसेस में। तो अभी क्या बोला, ln के माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इनटू 1 बाय टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाय आर, ये लिखा था, दैट वाज फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो लिखा है लॉग में लिखा है, क्योंकि दोनों से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो यू नीड टू ऑलवेज टेक केयर कि लॉग लिखा है कि एलएन लिखा है, उसके हिसाब से आंसर्स बदल सकते हैं। तो लॉग के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन, देखो यार 2.303 आ जाता है, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि क्वेश्चन में लॉग के लिखना है या एलएन के लिखना है। एंड प्लस यहां भी देखो डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे दो फॉर्मूला। अब इसको ध्यान से अगर देखो और अब मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं ln के y एंड 1 बाय t को अगर x कर दूं तो क्या ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या? तो यहाँ पर ये देखो y इक्वल्स ये m की जगह दिख रहा है और ये c की जगह। वैसा ही अगर मैं log के वर्सेस 1 बाय t ड्रॉ करूं तो भी वो y इक्वल्स mx प्लस c के फॉर्म में फिट बैठता है, बट इस बार m और c जरा सा अलग अलग है ना, इससे अलग है, 2.303 का एक फैक्टर है। तो अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मान लो मैंने बोला इन ग्राफ ऑफ ln के वर्सेस 1 बाय, दो चीजें होंगी, स्लोप जो है
वो है, अगर मान लो थीटा एंगल बना रहे तो tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप, तो दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर, एंड y इंटरसेप्ट जो है दैट इज डेल्टा एच नॉट बाय। उसी तरह से इसमें अगर इन ग्राफ ऑफ log k वर्सेस t अगर 1/t अगर मैं ड्रॉ करूं, तो फिर इसमें स्लोप जो होगा दैट विल बी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 एंड y इंटरसेप्ट जो होगा दैट विल डेल्टा एच नॉट बाय डेल्टा एच नॉट बाय 2.303। अब इस कहानी में एक अजम्पशन है, वो अजम्पशन क्या है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एच नॉट जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है, मतलब वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर। इस पूरी कहानी में एक अजम्पशन है, वो अजम्पशन क्या है कि डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एच नॉट आर assumed to independent of temperature, ठीक है। तो ये एक अजम्पशन है। अब इसी को अगर हम लोग ग्राफ में दिखाना चाहें तो हमारे पास तीन केस बचते हैं, दो प्रैक्टिकल और एक हाइपोथेटिकल मतलब थ्योरेटिकल। तो पहला केस देखते हैं, केस वन अगर देखें हम लोग और बोले कि मान लो डेल्टा एच नॉट जो है ना वो पॉजिटिव है, डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव होने का मतलब हीट कंज्यूम्ड है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो। कभी भी डेल्टा एच बताया जाता है तो हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन देख के बताया जाता है, इसका मतलब हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्म। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है, तो माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर नेगेटिव हो गया है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर बोल दो, वो भी नेगेटिव होगा। माइनस डेल्टा एच नॉट बाय 2.303 आर, वो भी नेगेटिव ही होगा। वैल्यूज अलग होंगे बट नेगेटिव ही होगा। इज इट ओके? चलो अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस केस का। इस केस में दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एल एन के वर्सेस 1/t करेंगे। अगर मैं एल एन की वर्सेस 1/t करूंगा, मैं दो बता रहा हूं, एक बता रहा हूं पहला ऐसे ग्राफ जाएगा या ऐसे, दूसरा ऐसे, पहला जाएगा या दूसरा जाएगा, बताओ जरा। फर्स्ट ग्राफ या सेकंड ग्राफ, मैं दोनों को इंडिकेट करके बता रहा हूँ। ऐसा ड्रॉ करूं फर्स्ट, और सेकंड ऐसा ड्रॉ, सेकंड वाला, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है इसलिए इसका ग्राफ जो जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा। ये ऑब्वियसली वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है, ये डेल्टा एस नॉट बाय आर है, और इसका स्लोप मान लो एक्स एक्सिस या उसके पैरेलल लाइन के साथ अगर ये थीटा एंगल बना तो tan थीटा इज माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर व्हिच इज नेगेटिव है। और दूसरा ग्राफ जो बनेगा वो log के वर्सेस t बनेगा 1/t, तो log के वर्सेस 1/t ड्रॉ करूंगा तो वो भी कुछ ऐसा ही जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स अलग होंगे, नेचर तो सेम होगा। नेगेटिव स्लोप है, y इंटरसेप्ट कुछ रहेगा, तो वो y इंटरसेप्ट जरा सा चेंज हो जाएगा इसका। दिस टाइम विल बी गेटिंग डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर, एंड ये जो स्लोप है, जो x एक्सिस से एंगल अगर थीटा बनता है तो tan थीटा विल बी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, है ना। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ये ग्राफ पूछे जाते हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली, और इसी से रिलेटेड एक क्वालिटेटिव रिजल्ट भी देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले ग्राफ में कहीं डाउट है तो पूछ लो। जब भी डेल्टा एच राधा दिया जाता है तो हमेशा वो फॉरवर्ड मान के दिया जाता है। एक रिएक्शन के बाजू में डेल्टा एच दिया हुआ है, इसका मतलब वो बोला है कि अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो तो उसके लिए डेल्टा एच इज दिस मच। इसलिए बोला कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव दिया हुआ है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो ना, दिस इज द स्लोप ना, तो स्लोप किसको बोलते हैं? अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनता है तो tan थीटा इज माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर। क्लियर है हरिप्रिया? और डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव तो माइनस डेल्टा एच नॉट निगेटिव, तो माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर भी निगेटिव। क्वालिटेटिव रिजल्ट पढ़ेंगे अभी, अभी तो मैथ चल रहा है, पूरा मैथ और उससे रिलेटेड ग्राफ चल रहा है ना।
हाँ जी, तो यहाँ पर बताया ना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी ना। डेल्टा एच नॉट अगर मैंने बोला 200 है तो माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर निगेटिव हो जाएगा ना, -200 बाय आर हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो निगेटिव। चलो ओके, अब इससे रिलेटेड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट मेरे को बताओ, इन दोनों ग्राफ में मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा या राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बताओ मेरे को। टेम्परेचर किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट, वेरी गुड। क्योंकि लेफ्ट टू राइट 1/T बढ़ रहा है, 1/T बढ़ने का मतलब है टेम्परेचर का कम होना, तो टेम्परेचर बढ़ने का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो देखो, लोअर टेम्परेचर यू आर गेटिंग लेस एल एन के, हायर टेम्परेचर यू आर गेटिंग हायर एल एन के, है ना? इज इट ओके? इधर का मतलब लोअर टेम्परेचर, इधर का मतलब हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पर लेस वैल्यू ऑफ एल एन के, हायर टेम्परेचर पे मोर वैल्यू ऑफ एल एन के, है ना? सो दैट्स व्हाई हम लोग क्वालिटेटिव रिजल्ट क्या बोलेंगे कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, दैट मींस अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, क्योंकि एल एन के या लॉग के बढ़ रहा है। सो इफ फॉरवर्ड इज एंडोथर्मिक, के increases with increase in temperature, है ना? क्लियर है सब लोगों को? फॉरवर्ड एंडोथर्मिक का मतलब है डेल्टा एच नोट दिया रहेगा या फिर वो बताया हुआ रहेगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, या रिएक्शन देख के पता चल जाएगा कि वो एंडोथर्मिक है, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि अगर वो एंडोथर्मिक इंश्योर कर लिया हम लोगों ने तो बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ेगा। क्लियर पॉइंट? चलो जी, अभी दूसरा केस देख लेते हैं, सेम यही पे चेंज कर देते हैं। अगर केस 2 देखेंगे तो वहां पे बोलेंगे अगर मान लो डेल्टा एच निगेटिव है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया, और डेल्टा एच नॉट निगेटिव हो गया तो माइनस डेल्टा एच नॉट बाय पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच नॉट बाय 2.303 आर भी पॉजिटिव हो जाएगा ना। और ये दोनों अगर पॉजिटिव हो गए तो स्लोप पॉजिटिव का मतलब है ग्राफ नीचे जाने की जगह ऊपर जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। और यहाँ अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इज स्टिल माइनस डेल्टा एच नॉट बाय, बट दिस टाइम इट इज पॉजिटिव। फिर से यहाँ भी जो ये ग्राफ है ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। एंड अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, tan थीटा इज दिस, बट दिस टाइम इट इज ग्रेटर देन। और अब बोलेंगे रिजल्ट उल्टा हो गया कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक तो के डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि लोअर टी पे हायर के मिल रहा है, हायर टी पे लोअर के मिल रहा है ना। हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग कि ग्राफ जो है वो पिछले केस में चूंकि स्लोप निगेटिव हो गया था इसलिए ग्राफ गिर रहा था, बट दैट ग्राफ वाज फॉलिंग विद 1/T। तो 1/T के साथ कम होना मतलब टी के साथ बढ़ना। रिजल्ट क्या बोला यहाँ पर, देखो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि राइट से लेफ्ट जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो लोअर टेम्परेचर पे देखो एल एन के ऊपर मिल रहा है, हायर टेम्परेचर पे आया तो एल एन के कम मिल रहा है ना, नीचे हो गया है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जिसमें डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है तो टेम्परेचर अगर बढ़ा तो के कम हो रहा है। क्लियर है? अब एक तीसरा केस है, हाइपोथेटिकल केस है, मिलता नहीं है नॉर्मली, बट अगर थ्योरेटिकली पूछ दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछने से इनको कोई किसी ने मना नहीं किया है, कभी भी ऐसा पूछ लेते हैं कि हाइपोथेटिकली अगर मान लो डेल्टा एच नॉट इटसेल्फ इज जीरो, इसका मतलब ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, तो ये पूरा पहला सेक्शन जो है एमएक्स है वही खत्म हो गया ना, तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो y इक्वल सी हो जाएगा, दैट मींस इट इज अ कांस्टेंट। और जब y इक्वल्स कांस्टेंट होता है तो ग्राफ इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। सो अगर डेल्टा एच नॉट जीरो हो गया तो हम लोग बोल रहे हैं कि माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर जीरो हो गया, एंड माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर भी जीरो हो गया। और अगर ऐसा हुआ स्लोप जीरो हो गया तो वी गेट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना? स्लोप जीरो हो गया, so what we'll be getting is
हॉरिजॉन्टल, वैसे यहाँ भी मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप इसका 0 हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो देखो डेल्टा एच नॉट 0 हो गया तो के इंडिपेंडेंट हो गया ना, टेम्परेचर कुछ भी लो, एल एन के सेम है तो एल एन के सेम है तो के सेम है। हम लोग बोलेंगे इफ, ये थ्योरेटिकल पॉइंट, इफ डेल्टा एच नॉट 0 हो जाए के बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो दिस वाज द थर्ड केस। ये थ्योरेटिकल है, हाइपोथेटिकल केस है। प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ डेल्टा एच मिल ही जाता है रिएक्शन का, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो ये था ग्राफ वाला पॉइंट। आर वी क्लियर? चलो अभी हो गया, तो अब क्या करते हैं ना, मान लो दो डिफरेंट टेम्परेचर में से एक टेम्परेचर पे के दे दिया और दूसरे टेम्परेचर पे पूछा हो, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, इसी को यूज कर लेंगे सेम फॉर्मूला। कैसे मॉडिफाई करेंगे, दोनों टेम्परेचर के इस इक्वेशन को लिख देंगे। तो मान लो एट T इक्वल्स T1, K इज इक्वल टू K1, तो इसका मतलब है वी कैन राइट ln K1 will be equal to minus delta H naught by R into 1 by T1 plus delta H naught by R. So similarly at T equals T2, इसको इक्वेशन 1 बोल, T equals T2 अगर दिया हुआ है कि K जो है उसका वैल्यू K2 है, तो ln K2 will be minus delta H naught by R into 1 by T प्लस डेल्टा एच नॉट बाय आर, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया और फिर 2 माइनस 1 अप्लाई कर दिया। अगर ऐसा करेंगे तो इधर देखो क्या हो जाएगा, एल एन के टू माइनस एल एन के वन, और वो हो जाएगा एल एन के टू बाय के वन, है ना, और दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर, ये देखो दोनों जगह है, 1 बाय टी टू माइनस 1 बाय टी वन, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये चीज हो गई, एल एन के टू बाय के वन हो गया, एल एन ए माइनस एल एन बी इज एल एन ए माइनस बी, दैट विल बी इक्वल टू, ये माइनस को अगर अंदर लेके जाएंगे तो ये देखो क्या बन जाएगा, डेल्टा एच नॉट बाय आर इनटू 1 बाय टी वन माइनस 1 बाय टी टू। ये हो गया फॉर्मूला फॉर द वेरिएशन ऑफ के विद टी। अब इसी में क्या करेंगे, फिर से 2.30 निकालेंगे तो ये लॉग बन जाएगा, इसी से दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, वो हो जाएगा log k 2 by k, that will be equal to, यहाँ डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r into 1 by t माइनस 1 by t। लेकिन याद करो इस पूरी कहानी में एक अजम्पशन था कि डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच नॉट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। अगर डिपेंडेंट हो गया तो क्या करेंगे मैं बताऊंगा, एक डिफरेंशियल फॉर्म आएगा उसको यूज करेंगे। स्टार्ट में बताया था ना, डेल्टा एच नॉट को कांस्टेंट लेकर चले ना हर जगह, इसका मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डेल्टा एच नहीं ले रहे हैं ना, तभी तो ये कांस्टेंट आ गया। देखो ना, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे सेम वैल्यू लिखा है, ऐसा तो नहीं लिखा डेल्टा एच नॉट वन एंड डेल्टा एच नॉट टू, डेल्टा एच नॉट वन एंड डेल्टा एच नॉट टू, है ना, ऐसा नहीं लिखा। दैट मींस वी आर अज्यूमिंग कि डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एच नॉट को कांस्टेंट लिया है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने के साथ उसको चेंज होता हुआ नहीं मान, है ना। तो ये दो फॉर्मूला हो गए कि दो डिफरेंट टेम्परेचर के दो डिफरेंट के को कैसे रिलेट कर, और यहां से भी पता चलेगा। देखो ना, डेल्टा एच नॉट अगर जीरो कर दूं तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, के वन इक्वल्स के टू हो जाएगा, तो कोई भी टेम्परेचर ले लो यू विल बी गेटिंग द सेम के। थर्ड केस जो हाइपोथेटिकल केस डिस्कस किया, एंडो एक जो कभी केस डिस्कस कर सकते हैं, बट अगेन सेम रिजल्ट मिलेगा। जस्ट एक और फॉर्मूला देना है, डिफरेंशियल फॉर्म, जैसा मैंने बताया कि अगर डेल्टा एच नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे दिया तो क्या करें। नहीं जी, ये जनरल रिजल्ट है, उसका स्पेशल केस बोला मैंने राधा कि अगर इसमें डेल्टा एच नॉट का वैल्यू जीरो रख दो तो के वन इक्वल्स के टू आ जाएगा, है ना, वो मैंने स्पेशल केस बताया। ये जनरल केस है, बट इसमें एक अजम्पशन है कि डेल्टा एच नॉट इज कंसिडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट इज कांस्टेंट, नॉट ऑलवेज जीरो, पॉजिटिव जीरो या निगेटिव, बट कांस्टेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस दिखाना है डेल्टा एच को, या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म करते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, is d by dt of
ln k will be equal to delta H naught upon RT square. This is the differential form, and this is valid even if delta H naught is function of temperature. This is valid even if delta H naught is given as function of temperature. ठीक है, तो अगर मान लो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, dt को उधर ले जाएंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना, और इधर ln k2 by q1 आ जाएगा और उधर इंटीग्रेशन से जो भी आएगा दैट विल द रिलेशन. बट अगर डेल्टा एच नॉट इंडिपेंडेंट है तो भी देखो उससे ये फॉर्मूला मिल जाएगा तुमको. ये वाला फॉर्मूला कैसे मिलेगा, dt उधर ले जाओ, डेल्टा एच नॉट को बाहर ले, है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट माना है, इंडिपेंडेंट माना. तो इसका स्पेशल केस ये बन जाएगा. तो हम लोग बोलेंगे if delta H naught is independent of temperature, then हम लोग लिख सकते हैं d of ln k will be equal to delta H naught by RT square dt, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ना. एंड इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये स्टार्ट में ln k1 था, ये ln k2 हो गया टेम्परेचर T2 पे. अब इसमें देखो ना, ये वाला पार्ट तो वही दे देगा ये, और ये वाले पार्ट में डेल्टा एच नॉट बाय आर बाहर निकाल देंगे ना. तो बाहर जब निकालोगे तो ये हो गया ln k2 by k1, और ये डेल्टा एच नॉट बाय आर बाहर निकल गया. अब ये इंटीग्रल हो गया 1/t स्क्वायर dt, और 1/t स्क्वायर dt जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाता है -1/t. That's why ultimately you're getting the same result, okay? Which is same है ना. तो स्पेशल केस में भी वैलिड है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर तो भी वो चलेगा, टेम्परेचर का फंक्शन दे दिया तो भी चलेगा. बट अगर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहा तो बार बार डिफरेंशियल उतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म लेने की जरूरत नहीं, इसी को यूज कर लेंगे. 7.303 यहाँ लिख के यहाँ लॉग लिख लेंगे. इज इट ओके? क्योंकि अच्छा इस केस में क्यों किया, क्योंकि टी स्क्वायर dt लिखा रहेगा तो उससे बाहर नहीं निकाल सकते ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना. मैंने डिफरेंशियल फॉर्म से ये फॉर्मूला कैसे आया वो बताया, वहां से भी वही फॉर्मूला आ रहा है. इफ वी आर कंसीडरिंग डेल्टा एच नॉट टू बी कांस्टेंट दैट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, आर तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बट 1/t स्क्वायर को तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर डिफरेंशियल फॉर्म है, उसको हटाना है. तो ये वाला फॉर्मूला कभी भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोगों को जरूरत कब पड़ती है, जब डेल्टा एच नॉट एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देते, जो नॉर्मली एडवांस में पूछता है, मेंस या मेडिकल में नहीं देता है. मेंस या मेडिकल में डिफरेंशियल फॉर्म डायरेक्टली दे सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन फॉर ln k and t या k and t. उसमें हो सकता है 4 डिफरेंशियल फॉर्म प्लस माइनस ऐसा rt देके rt स्क्वायर देके 4 ऑप्शन बना दे. तो तुम्हारे लिए अगर पूछेगा तो नॉर्मली मेंस या मेडिकल में डायरेक्टली ये रिलेशन पूछ सकता है, एडवांस में डेल्टा एच नॉट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देके और फिर के का रिलेशन टेम्परेचर के साथ पूछ सकता है. और डेल्टा एच नॉट को हमेशा हम लोग इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, ऐसे होता नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे हमारे स्टडी में इसको हम लोग इंडिपेंडेंट मान के चल रहे हैं. ओके चलो, तो आज की कहानी ये था कि जिसमें हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा, क्वालिटेटिव पार्ट पहले समझा, फिर न्यूमेरिकल रिजल्ट देखा, ग्राफ देखा. इन सबसे क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको भर भर के, ठीक है, और क्वेश्चन आते भी है, और इसका यूज भी आगे करेंगे. सो एज एन एप्लीकेशन भी इसको हम लोग आगे कैरी करेंगे. इवन इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कल का लेक्चर है हमारा, उसमें भी हम लोग इसको कैरी करेंगे. और देयर इज समथिंग कॉल्ड ली चैटेलियर प्रिंसिपल. ली चैटेलियर लिखते हैं, बोलते ला सेते प्रिंसिपल है, बट अपन इंडियन है जो लिखते हैं वही बोल देते हैं. तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ही बोल के चलते हैं. सो वो एक क्वालिटेटिव प्रिंसिपल है, चूंकि लेकिन हम लोगों ने पूरा क्वांटिटेटिव पार्ट देख लिया अभी तक, तो सेम रिजल्ट को क्वालिटेटिवली भी देखेंगे और क्वांटिटेटिवली भी समझेंगे, एंड वी विल हैव मोर कॉन्फिडेंस ओवर द रिजल्ट्स. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर ला सेते प्रिंसिपल व्हिच इज रिटन एज ली चैटेलियर प्रिंसिपल, वो हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, ओके चलो, बाय एवरीवन.